नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रुबिका लियाकत है। ईद की मुबारकबाद, अक्षय तृतीया की मुबारकबाद और परशुराम जयंती की भी आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। मास्टर स्ट्रोक की शुरुआत इस वक्त की ग्लोबल अपडेट से करना चाहूंगी। यूरोप दौरे के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर पहले ही फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचे हैं, जहां वो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो से मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी का जो ये फ्रांस वाला दौरा है, ये है तो कुछ ही घंटों का, लेकिन बावजूद इसके उनके इस दौरे पर अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक हर देश की नजर लगी हुई है। पूरी दुनिया इस दौरे से एक नई रोशनी की उम्मीद लगाए बैठी है। ये उम्मीद है 70 दिनों से मची तबाही के खात्मे की उम्मीद, यानी रूस और यूक्रेन की जंग पर विराम लगने की। आप सोच रहे होंगे ये कैसे मुमकिन है? दरअसल पीएम मोदी के 3 दिन के यूरोप दौरे में रूस यूक्रेन जंग का मुद्दा सबसे अहम रहा है, मरकज में, सेंटर में रहा है इस दौरे के। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो से उनकी मुलाकात जंग को लेकर सबसे अहम मानी जा रही है, क्योंकि मैक्रो बात कर रहे हैं जो युद्ध में है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी। इस मुलाकात से युद्ध विराम की एक मजबूत नींव पड़ने की संभावना है और ये उम्मीद अमेरिका और यूरोप के उन देशों को भी है जो पुतिन के खिलाफ खड़े हुए हैं। आखिर क्यों पीएम मोदी को दुनिया इस वक्त शांति दूत के तौर पर देख रही है? पीएम मोदी क्यों इस जंग पर ब्रेक लगाने के लिए सबसे मजबूत नेता माने जा रहे हैं? हमारी इस रिपोर्ट से, यानी मास्टर स्ट्रोक की कवर स्टोरी से आप समझ पाएंगे। रूसी और यूक्रेनी सैनिकों की बीच जमकर लड़ाई हुई और इस जमकर लड़ाई में काफी ज्यादा तबाही मची हुई है। पूरे जंगल के किनारे, सड़क के किनारे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टैंक ही नजर आ रहे हैं। बहुत सारी बॉडी यहाँ से निकाली गई है। देख रहे हैं कि किस प्रकार से पूरा ये कब्रगाह बना हुआ है सड़क। यहाँ पर हवाई हमला हुआ था और यहीं पर 2 हेलीकॉप्टर गिरे हुए हमें नजर आ रहे हैं। देखिए, यह पूरा जो परिसर है वो नष्ट हो गया है, बर्बाद हो गया। क्या थमने वाली है 70 दिनों से जारी ये बारूदी जंग? क्या रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकने वाला है? क्या जंग के अंत का ऐलान होने वाला है? इन सवालों का जवाब जानने के लिए पूरी दुनिया की धड़कनें इस वक्त बढ़ी हुई है, क्योंकि पूरे 70 दिनों के बाद रूस और यूक्रेन जंग पर ब्रेक लगाने की एक उम्मीद जागी है। और ये उम्मीद जगी है दुनिया के इन 2 बड़े राजनेताओं की मुलाकात से। यूरोप दौरे के आखिरी पड़ाव में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो की मुलाकात होने जा रही है। और इसी मुलाकात से रूस और यूक्रेन की जंग पर ब्रेक का कोई फॉर्मूला निकलने की उम्मीद है, क्योंकि पिछले 70 दिनों से जारी इस युद्ध को रोकने की सबसे ज्यादा कोशिश करने वाले देशों की लिस्ट में सबसे ऊपर अगर कोई है तो वो है भारत और फ्रांस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3 दिन के यूरोप दौरे में यूं तो क्लाइमेट चेंज से लेकर क्लीन टेक्नोलॉजी और भविष्य की सुरक्षा चिंताओं से लेकर मौजूदा ऊर्जा संकट तक कई मुद्दों पर बातचीत हुई, लेकिन 7 देशों के प्रमुखों के साथ पीएम मोदी की मुलाकात में हर मेज पर एक मुद्दा प्रमुखता से नजर आया और वो था रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग को रोकने के फॉर्मूले का, उसको लेकर चल रही कवायदों का। प्रधानमंत्री बर्लिन से डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन पहुंचे, जहां नॉर्डिक देशों के प्रधानमंत्रियों के साथ उनकी मुलाकात में भी यह मुद्दा छाया रहा और साथ ही इस बात पर चर्चा हुई कि आखिर इस जंग को रोकने का फॉर्मूला और कवायदें किस तरफ आगे बढ़ती नजर आ रही हैं। पीएम मोदी ने मिशन यूरोप के तीसरे दिन इंडिया नॉर्डिक समिट में हिस्सा लिया। इसमें डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेट फ्रेडरिक्सन, आइसलैंड की पीएम कैथरीन जाकोब्सडोtter, नॉर्वे के पीएम जोनास गार स्टोरा, स्वीडन की पीएम मैग्डलेना एंडरसन और फिनलैंड की पीएम सैना मैरीन मौजूद थी। इस बैठक में नॉर्डिक देशों के साथ भारत के रिश्तों के अलावा रूस यूक्रेन जंग को रोकने को लेकर भी बात हुई। इस बैठक से पहले पीएम मोदी ने स्वीडन की प्रधानमंत्री मैग्डलेना एंडरसन और आइसलैंड के पीएम कैथरीन जाकोब्सडोtter से मुलाकात की थी। इस मुलाकात में भी रूस यूक्रेन की जंग और यूरोप की बदलती तस्वीर पर बात हुई। एबीपी न्यूज रिपोर्टर प्रणय उपाध्याय ने इन दोनों नेताओं से एक्सक्लूसिव बातचीत की। The issue of a Ukraine-Russia crisis also came up during your discussion. Well, of course. I mean, this is a war that is affecting
everyone in the world. We see it on the high prices on gasoline, and we see increasing food prices. So, I mean, this is affecting us all. And Sweden, we are a neighbor to Russia. So, of course, I was very clear on the Swedish view on this, that this is an illegal invasion of a democratic and peaceful neighbor, that is a clear violation of international law, and also that we're very concerned with the war crimes that we see, the attacks on civilians. What did you urge Indian Prime Minister as far as the Ukraine-Russia crisis is concerned? What have you raised? Well, Iceland has condemned that invasion, and we are seeing terrible results of this invasion in Ukraine for the Ukrainian people. So it's a very pressing issue that there will be some solutions found. Sadly, it looks like now that this war is going to be prolonged. But I think all the countries share that vision that we need to find solutions for peace. But right now it doesn't look too good. पीएम मोदी के दौरे की शुरुआत बर्लिन से हुई और वहीं से रूस यूक्रेन की जंग दौरे के प्रमुख मुद्दे के तौर पर उभरी। और अब पीएम मोदी फ्रांस पहुंच रहे हैं, जहां मोदी की मुलाकात फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो से होगी और इसी मुलाकात में जंग पर ब्रेक का फाइनल ब्लूप्रिंट तैयार होने की उम्मीद है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो प्रधानमंत्री की विजिट, चाहे वो जर्मनी हो, डेनमार्क हो या फ्रांस हो, ये एक रशिया यूक्रेन क्राइसिस जो यूरोपियन क्राइसिस है उसके मध्यस्थ में हो रही है। और चाहे वो मैक्रोन हो, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी हो, हमेशा से यही कहते रहे हैं कि किसी तरह से ये लड़ाई को टाला जा सके और अगर जब हो गई है तो उसको रोका जा सके। मोदी मैक्रो की मुलाकात से जंग रुकने की उम्मीद यूं ही नहीं की जा रही। इसके पीछे बहुत सी ऐसी वजह है जिससे पूरी दुनिया की नजर इस मुलाकात पर लगी हुई है। और इसीलिए अब ये बड़ा सवाल है कि मोदी जिस कद के लीडर हैं, क्या वो कद जंग रोकने में मददगार साबित होगा? मैक्रो की मुलाकात से रूस और यूक्रेन की जंग रोकने की उम्मीद क्यों जग गई है? इसकी बड़ी वजह यह कद ही है, दोनों नेताओं का कद। मैक्रो अभी दूसरी बार फ्रांस के राष्ट्रपति चुने गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी दूसरा कार्यकाल है। बावजूद इसके आप देखिए, दोनों नेताओं की रेटिंग में किसी तरह की कोई कमी नहीं आई है। और ये रेटिंग डोमेस्टिक नहीं, ग्लोबल रेटिंग में बता रही हूँ। मॉर्निंग कंसल्ट नाम की एक संस्था है, उसने एक सर्वे किया है। उस सर्वे के मुताबिक आपके सामने रेटिंग रख रही हूँ। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रेटिंग आप देख लीजिए, 77%। उसके मुकाबले इस वक्त दुनिया में कोई दूसरा नेता नहीं है इस रेटिंग का नेता। अभी हिंदुस्तान छोड़ दीजिए, पूरी दुनिया में आपको कहीं नहीं दिखने वाला है। दूसरे नंबर पर रेटिंग आप देख लीजिए, लेकिन दूसरे नंबर के इंपॉर्टेंट नेता के तौर पर इमैनुअल मैक्रो जो है फ्रांस के राष्ट्रपति, वो है। उनकी अप्रूवल रेटिंग कितनी है? 41%। आगे आइए, ऑस्ट्रेलिया के स्कॉट मॉरिस, उनकी अप्रूवल रेटिंग कितनी है? 41%। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन आजकल काफ़ी सुर्खियों में है, लेकिन 40% जो है उनकी रेटिंग है। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज, उनकी रेटिंग 38% के आसपास है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, वो भी आपको यूक्रेन की सड़कों पर घूमते हुए नजर आए थे। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की रेटिंग 29% है, 29%। और उधर आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रेटिंग, जो पहले बड़े नेता के तौर पर 77% के साथ पहली पोजीशन पर है। और ये सिर्फ एक एजेंसी की रेटिंग है, लेकिन दुनिया की ज्यादातर रेटिंग एजेंसियां यही बताती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता, और उस लोकप्रियता के आसपास दुनिया का अभी कोई भी नेता नहीं है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो अब तक जंग में मध्यस्थता करने वाले नेताओं की लिस्ट में सबसे ऊपर है। मोदी, मैक्रो इस वक्त दुनिया के वो दो नेता हैं जो अपने अपने तरीके से जंग रोकने की सबसे ज्यादा कोशिश कर रहे हैं। इन आंकड़ों से आप समझिए कैसे। एक नई जो है आपके सामने तस्वीर लाती हूं मैं। जंग शुरू होने के बाद पुतिन से संपर्क करने वाले नेताओं में मैक्रो भी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी है। लेकिन आपको बताती हूँ, पुतिन और मैक्रो की जो चर्चा है वो कब कब हुई। 28 फरवरी को शुरुआत होती है। मुद्दा क्या रखा जाता है? पुतिन से युद्ध विराम को लेकर बातचीत, ये मुद्दा रहता है। 3 मार्च को पुतिन ने युद्ध विराम से इनकार कर दिया, दोबारा बातचीत हुई तब। मैक्रो ने हार नहीं मानी,
3 दिन बाद ही उन्होंने नागरिकों को निकालने के लिए फिर से पुतिन से बात की, यानी 6 मार्च को नागरिकों को निकालने का रास्ता मुद्दा रखा। फिर 12 मार्च को आइए आप, मुद्दा क्या था? युद्ध विराम पर दोबारा से चर्चा। फिर 18 मार्च को मैक्रो की बातचीत हुई है पुतिन से, राहत का सामान और युद्ध विराम को लेकर दोनों के बीच में चर्चा हुई है। फिर 22 मार्च को एक बार फिर से युद्ध सेंटर में रहा, लेकिन यूक्रेन की तबाही को लेकर मैक्रो ने पुतिन से चर्चा की थी। फिर 29 मार्च को दोबारा दोनों में बातचीत हुई, युद्ध विराम को लेकर एक बार फिर से इन दोनों नेताओं ने आपस में बात की। फिर कल ही यानी 3 मई को मैक्रो ने एक बार फिर से फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए पुतिन को टेलीफोन किया। तो आप समझ लीजिए कितनी दफा 28 फरवरी से शुरू होकर अब 3 मई तक इन दोनों के बीच में बातचीत हो चुकी है। युद्ध शुरू होने से ठीक पहले भी पुतिन से 2 बार बात की मैक्रो ने। मैक्रो की तरह ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जंग पर विराम लगाने के लिए लगातार पुतिन से संपर्क में है। जिस दिन रूस यूक्रेन की जंग छिड़ी यानी 24 फरवरी को, उसी दिन पुतिन को फोन करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले नेता बने थे जिन्होंने पुतिन से युद्ध विराम की अपील की। वो 24 फरवरी जंग का वो पहला दिन था जब प्रधानमंत्री ने फोन किया और पुतिन से बात की। उसके बाद 2 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोबारा फोन लगाया और इस बार फोन लगाया यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए पुतिन को। यही वो मुद्दा था, 2 मार्च को फंसे भारतीयों को निकालना, और वो सफल भी हुए। 7 मार्च को रूस यूक्रेन मध्यस्थता शुरू होने पर पुतिन को एक बार फिर से स्वागत है, आपने जो कदम उठाया है, कहने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन किया था। तो रूस और यूक्रेन जंग छिड़ने के बाद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से जितनी बातचीत भारत और फ्रांस के राष्ट्राध्यक्षों ने की है, उतनी किसी दूसरे नेता ने नहीं की है, और ये फैक्ट है। इन्हीं 2 नेताओं की मुलाकात आज होने जा रही है और इसीलिए पूरी दुनिया खून खराबा रुकने की उस उम्मीद को देख रही है। खास बात यह है कि मोदी और मैक्रो की मुलाकात 4 मई को हो रही है और इस मुलाकात से 24 घंटे पहले ही मैक्रो ने पुतिन से जंग रोकने के फॉर्मूले पर बात की है। ये भी एक पॉजिटिव संकेत माना जा रहा है। फ्रेंच प्रेसिडेंट हो, चाहे वो भारत के प्रधानमंत्री मोदी हो, उनके पुतिन के साथ जातिया ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं और दोनों ही इस बात पे है, उनकी एक्सेस पुतिन के साथ काफ़ी अच्छी है, तो पुतिन के ऊपर थोड़ा इन्फ्लुएंस भी है दोनों का, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोनों ही ने प्रेसिडेंट पुतिन के साथ कई बार बातचीत करी है और उनको कोशिश किया है कि वो जल्दी से जल्दी ये लड़ाई को रोकें। तो देखिए कहाँ तक ये बातें पूरी हो पाती हैं। जंग के बाद दुनिया भर के समीकरणों में तेजी से बदलाव हुए हैं। उसे देखते हुए भी ये माना जा रहा है कि अब अगर पुतिन को कोई मना सकता है तो वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दरअसल पुतिन इस वक्त अमेरिका और यूरोपीय देशों पर भड़के हुए हैं, जबकि भारत अब तक युद्ध में तटस्थ भूमिका में रहा है। अमेरिका के विरोध के बाद भी भारत ने रूस से रिश्ते नहीं तोड़े। यूएन की किसी भी वोटिंग में भारत ने रूस के खिलाफ वोटिंग नहीं की है। इस तरह भारत ने रूस से अपने पुराने रिश्तों को अहमियत दी है और इसीलिए ये माना जा रहा है कि पुतिन भी भारत की बात को टालेंगे नहीं। और प्रधानमंत्री मोदी लगातार जंग रोकने की अपील कर ही रहे हैं। यूरोप दौरे में भी उन्होंने लगातार इस जंग पर ब्रेक लगाने की अपील की है। यूक्रेन के संकट के आरंभ से ही हमने तुरंत युद्ध विराम का आह्वान किया और इस बात पर जोर दिया था कि विवाद को सुलझाने के लिए बातचीत ही एकमात्र उपाय है। हमारा मानना है कि इस युद्ध में कोई विजयी पार्टी नहीं होगी, सभी को नुकसान होगा। इसलिए हम शांति के पक्ष में हैं। भारत का कद, भारत की कूटनीति और प्रधानमंत्री मोदी की अंतर्राष्ट्रीय लोकप्रियता, ये वो 3 फैक्टर हैं जिसमें दुनिया रूस यूक्रेन जंग को खत्म करने का फॉर्मूला तलाश रही है। फ्रांस के दोबारा राष्ट्रपति चुने गए इमैनुअल मैक्रों दुनिया के उन नेताओं में शामिल हैं जो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को मनाने की सबसे ज्यादा कोशिशें कर रहे हैं। ऐसे में पेरिस में होने वाली पीएम मोदी और मैक्रों की मुलाकात से उम्मीद की जा रही है कि रूस यूक्रेन जंग को खत्म करने की कोशिशों को नई रफ्तार मिल सकती है। प्रणय उपाध्याय, कोपेनहेगन, एबीपी न्यूज। और इस मुलाकात पर हमारी नजर बनी हुई है क्योंकि भारतीय अनुसार 10:30 बजे के आसपास ये दोनों नेता आपस में मुलाकात करने वाले हैं। महाराष्ट्र का
अब रुक कर लें क्योंकि वहां पर अजान वर्सेस हनुमान चालीसा अभी भी चल रहा है, रुकने का नाम नहीं है। राज ठाकरे ने आज कुछ ऐसा कर दिया कि शिवसेना बैकफुट पर आ गई है। राज ठाकरे शिवसेना संस्थापक बाल ठाकरे का तीखे तेवर वाला एक पुराना वीडियो सामने लेकर आते हैं और उसके बाद सवाल और भी बड़ा हो जाता है कि क्या राज ठाकरे अब पूरी तरह से अपने चाचा और राजनीतिक गुरु बाल ठाकरे के रास्ते पर बढ़ चुके हैं? ये बड़ा सवाल। 135 मस्जिदों के ऊपर सुबह अजान लगाई गई लाउडस्पीकर के ऊपर। पूछ रहा हूँ महाराष्ट्र की पुलिस को, आप कौन सी कार्रवाई करने वाले हैं? अगर लाउडस्पीकर चलाए गए तो उसके सामने हम लोग हनुमान चालीसा इस महाराष्ट्र में, देश में लोग चलाएंगे। राज ठाकरे ने 19 साल पहले जो खोया, क्या अब बाला साहब ठाकरे से वो हासिल कर लेना चाहते हैं? इस देश में किसी भी राज्य सरकार को या वहाँ की पुलिस को इस तरह की एक्शन उनको लेनी चाहिए। ये विषय सामाजिक है, ये धार्मिक विषय नहीं है, ये पहले समझ लो आप। राज ठाकरे महाराष्ट्र में अजान वर्सेस हनुमान की लड़ाई लड़ रहे हैं या फिर इस बहाने विरासत की जंग को वो जीतना चाहते हैं? जब निवेदन की भाषा जब नहीं समझ में आती तब आंदोलन की भाषा शुरू हो जाती है। एक दिन का आंदोलन नहीं है, जब तक ये आवाजें लाउडस्पीकर बंद नहीं होते तब तक ये चालू रहेगा। क्या राज ठाकरे अपने चाचा बाल ठाकरे की दाव से महाराष्ट्र में हिंदुत्व का झंडा बरदार बनने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश में जुटे हैं? ज्या दिवशी माझं सरकार या महाराष्ट्रामध्ये येईल त्या वेळेला रस्त्यामधले नमाज आम्ही पडल्या बंद केल्याशिवाय राहणार नाही। कारण धर्म असा असावा लागतो की तो राष्ट्र विकासाच्या आड येता कामा नये, लोकांना त्याचा उपद्रव होता कामा नये। आमच्या हिंदू धर्माचा कुठे जर कोणाला उपद्रव होत असेल त्यांनी मला येऊन सांगावं, आम्ही त्याचा बंदोबस्त करायला तयार आहोत। लाऊडस्पीकर मशिदीवरचे खाली येतील, बंद। शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे का मस्जिदों के लाउडस्पीकर को लेकर जो पुराना बयान अभी अभी आपने देखा और सुना, उसे राज ठाकरे ने ही आज अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट किया। बाल ठाकरे के हिंदुत्व वाले वही तेवर राज ठाकरे आजकल दिखा रहे हैं, जिन्होंने मुंबई और महाराष्ट्र की मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने का अल्टीमेटम दे रखा है। इसीलिए ये सवाल आजकल देश की सियासत को गरमा रहा है कि क्या राज ठाकरे इस लड़ाई के बहाने विरासत की जंग जीतना चाहते हैं? आपको मैं बता दूं कि ये एक दिन का आंदोलन नहीं है, ये जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, डिसीजन के बाद अगर सरकार नहीं मानती तो क्या करेंगे आगे? और जब निवेदन की भाषा जब नहीं समझ में आती तब आंदोलन की भाषा शुरू हो जाती है। और इसके लिए आंदोलन है, ये एक दिन का आंदोलन नहीं है, ये चालू रहेगा। जब तक ये आवाजें लाउडस्पीकर बंद नहीं होते तब तक ये चालू रहेगा। राज ठाकरे अपने ऐलान से पीछे हटने को बिल्कुल भी तैयार नहीं, तो शिवसेना के राज और बीजेपी के खिलाफ हमले और तेज हो गए हैं। बाला साहब का वीडियो ट्वीट करके क्या वो दिखाना चाहते हैं? उनको क्या बाला साहब ठाकरे, जो लोग बाला साहब जी को छोड़कर उनके जीते जी, वो हमें हिंदुत्व क्या सिखाए? इस स्कूल में हिंदुत्व की शिक्षा पढ़ाई शुरू की है, वो स्कूल मास्टर की डिग्री फर्जी है। राज ठाकरे और शिवसेना के बीच ऐसे सुलगते बयानों के बीच महाराष्ट्र की उद्धव सरकार का एक्शन भी तेज हो गया है। ये पुणे के खालकर चौक के उसी हनुमान मंदिर की तस्वीरें हैं, जहां हनुमान जयंती पर एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने पहुंचकर महाआरती की थी। सुबह 11 बजे एमएनएस के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता इस मंदिर में आरती के लिए जुटे। कुछ देर बाद पुलिस का एक्शन हुआ। एमएनएस के कई नेता और कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया। इसमें एमएनएस प्रवक्ता हेमंत संभूस भी शामिल रहे। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं।
इसके बाद पुणे के पुलिस कमिश्नर अमिताभ गुप्ता का बयान आया। जो भी कोर्ट्स के रूलिंग है और जो भी गाइडलाइंस है उस हिसाब से कार्रवाई। इन लोगों को जितनी ज़रूरत है, जो लोग भी हमको लगता है नोटिस देने की ज़रूरत है, उन पर नोटिस दिया। जिस पर कार्रवाई करने की जरूरत है उस पर कार्रवाई करेंगे, जिसको डिटेन करने की जरूरत होगी उसको डिटेन भी करेंगे। मुंबई से लगे कांदीवली से क्या तस्वीरें आई देखिए। यहाँ सुबह जब मस्जिद में अजान हो रही थी तो मस्जिद से कुछ ही दूरी पर MNS का एक कार्यकर्ता पार्टी के झंडे लहराता हुआ हनुमान चालीसा का पाठ करता नजर आया। और ये तस्वीरें मुंबई से लगे भिवंडी की। यहाँ MNS के वो कार्यकर्ता हिरासत में लिए गए जो मस्जिद में सुबह की अजान के दौरान हनुमान चालीसा बजाने की तैयारी में थे। नवी मुंबई में एरोली के पास जामा मस्जिद के सामने MNS कार्यकर्ता हनुमान चालीसा का पाठ करने पहुंचे तो मस्जिद की सुरक्षा में तैनात पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। ठाणे के कल्याण और डोंबिवली में भी मस्जिदों के आसपास पुलिस का कड़ा पहरा रहा ताकि सुबह की अजान बिना विवाद या हंगामे के हो सके। यहाँ देर रात 30 से ज्यादा MNS कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। सोलापुर की तस्वीरें भी आपके सामने हैं। यहाँ राज ठाकरे की MNS के कार्यकर्ता मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा पढ़ने पहुंचे। पुलिस ने रोका तो उलझ पड़े, जिसके बाद पुलिस ने यहाँ के मारुति मंदिर का एम्पलीफायर जब्त कर लिया। देखिए, एक वक्त सबको ये लगता था कि बाल ठाकरे के बाद शिवसेना की बागडोर राज ठाकरे के पास आएगी, लेकिन वक्त ने करवट ली, रास्ते बदलते चले गए। 2005 में राज शिवसेना से अलग हो गए। 2006 में राज ठाकरे ने अपनी नई पार्टी बनाई, लेकिन अब लगता है कि अपने चाचा बाल ठाकरे से राजनीति के दावपेच सीखने वाले राज ठाकरे अब बाल ठाकरे के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। अब बात करेंगे पाकिस्तान की, जहां सियासी उठापटक अब उस लेवल पर पहुंच चुकी है जहां खून खराबा कोई नहीं रोक सकता। देश के पूर्व गृह मंत्री सरेआम इस्लामाबाद में खून बहाने की धमकी दे रहे हैं। प्रधानमंत्री के सलाहकार सरेआम विपक्षी नेताओं पर हमले करने वालों को इनाम का ऐलान कर रहे हैं। सवाल यह है कि पाकिस्तान की सियासत में खून बहाने का ऐलान हो क्यों रहा है और क्यों पाकिस्तान में गृह युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। इस रिपोर्ट से आपको हर एक डिटेल पता लगेगी। मई के आखिर में होने वाला गुलामी नामंजूर मार्च पाकिस्तान की हकीकी आजादी का पेशखैमा साबित होगा। तो क्या पाकिस्तान में खून की नदियां बहने वाली है? क्या पाकिस्तान में एक ऐसा गृह युद्ध छिड़ने वाला है जिससे पाकिस्तान का वजूद तक मिट सकता है? क्या पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े होने की कगार पर है? ये सवाल इसलिए क्योंकि पाकिस्तान की राजनीति अब जूते चप्पल से आगे निकलकर खून खराबे की ओर बढ़ चुकी है। हालात कैसे हैं, ये आप पाकिस्तान के पूर्व गृह मंत्री शेख रशीद के बयान से समझ लीजिए, जो खुलेआम राजधानी इस्लामाबाद में खून की नदी बहाने का ऐलान कर रहे हैं। शेख रशीद खूनी धमकी ही नहीं दे रहे, बल्कि सरकार को खुलेआम ये भी चुनौती दे रहे हैं कि रोक सको तो रोक लो। शेख रशीद कल तक देश के गृह मंत्री थे। अगर आज वो सरकार को खूनी जंग की धमकी दे रहे हैं तो इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। उससे भी ज्यादा खौफनाक ये है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के विशेष सलाहकार भी खून खराबे की ही बात कर रहे हैं। शेख रशीद पर हमला करने वाले को इनाम का ऐलान किया जा रहा है, वो भी सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान में हालात काफी दिनों से बिगड़े हुए हैं, लेकिन तब ये संकट सियासी था। लेकिन पिछले हफ्ते मदीना में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के सामने लगे चोर चोर के नारों ने पाकिस्तानी सियासत को हिंसक बना दिया है। अब एक खैमा इमरान के साथ है तो दूसरी ओर शहबाज की सरकार है। कुर्सी छीनने से बौखलाए इमरान भी सरकार को खुलेआम चैलेंज कर रहे हैं। साजिश और चोरों के खिलाफ सियासत नहीं, जिहाद कर रहा हूँ। कोई फिक्र नहीं कि आर्टिकल 6 लगाएं या गिरफ्तारियां करें, हम तैयार हैं। चेयरमैन PTI इमरान खान का एक बार फिर धमकियामेज मरासले पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। कहा, आप टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल होना चाहेंगे तो दुनिया इस्तेमाल करती रहेगी। कतरी खत, मरियम का कैलिब्री फॉन्ट और शहबाज शरीफ की गारंटी सब झूठ है। इनकी सारी जिंदगी झूठ पर गुजरी है, इसलिए कहते हैं कि साइफर झूठ है। अगर हम इतने ही बुरे हैं तो आए इलेक्शन में, कौम जो फैसला करेगी हम साथ खड़े होंगे। ईद के बाद मेरी किरदार कुशी की प्लानिंग भी की जा रही है।
सवाल ये है कि पाकिस्तान की सियासत का खेल हर दिन खौफनाक होता क्यों जा रहा है? आखिर क्यों सियासी उठापटक में अब खून खराबे का खतरा पैदा हो गया है? दरअसल इमरान ने 30 मई को इस्लामाबाद मार्च का ऐलान किया है, जिसमें 20 लाख लोगों के आने की संभावना है। दूसरी ओर शहबाज की सरकार ने मार्च रोकने की तैयारी तेज कर दी है, जबकि इमरान की मांग है कि चुनाव की तारीखों का ऐलान किए बगैर मार्च कैंसिल नहीं होगा। ऐसे में मार्च के दौरान गोलीबारी का खतरा बढ़ गया है। लेकिन सवाल अब भी ये है कि इस मार्च में खून की नदियां बहने का खतरा क्यों है? इसकी वजह है पाकिस्तान की सियासत में पैदा हुआ वो धड़ा जो सेना के लिए सरदर्द बन गया है, और सेना अपना सरदर्द मिटाने के लिए पाकिस्तान को गृह युद्ध में भी धकेल सकती है। दरअसल इमरान को सेना ने कुर्सी से हटाया है और सेना ही धुर विरोधी पीपीपी और पीएमएलएन को साथ लाई, जिससे शहबाज शरीफ पीएम बने हैं। अब इमरान चुनाव करवाकर शहबाज को हटाना चाहते हैं। इस वक्त शहबाज के सर पर पाकिस्तानी सेना का हाथ है। इमरान को जनता का समर्थन हासिल है। इमरान बार बार चुनाव की मांग इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि जनता उनके साथ है और अभी चुनाव हुए तो वो फिर कुर्सी तक पहुंच जाएंगे। पाकिस्तान में जनता की राय भी इसी तरफ इशारा कर रही है। इलेक्शन होगा तो अगला आपका कौन नुमाइंदा होगा? हम तो फिर इमरान खान होगा। कौन ठीक है कौन गलत है? इमरान खान ठीक है। तो फिर चले क्यों गए सब? वो क्यों उन्हें निकाल दिया गया? बस सब इकट्ठे हो गए, सब मिल गए, उसको निकाल दिया। इमरान खान साहब हमारे सबसे अच्छे बेस्ट लीडर आए हैं पाकिस्तान में। इमरान खान अकेला था, इस वजह वो कुछ नहीं कर सका। ठीक है। अगर ये इधर उधर के लुटेरों को अपने साथ ना मिलाता और अपने हकीकी वर्करों को टिकट देता, वो इसके साथ होते तो फिर शायद ये कुछ कर सकता। जाहिर है इमरान के पास इस वक्त पब्लिक सपोर्ट है और शहबाज के पास सेना, लेकिन पाकिस्तान में सेना के खिलाफ कोई मोर्चा खड़ा करना लगभग नामुमकिन है। लेकिन इमरान इस कोशिश में पूरी ताकत लगा रहे हैं। इसीलिए खतरा जताया जा रहा है कि इमरान को कमजोर करने के लिए उनका मार्च खूनी हो सकता है, ताकि सेना को उसे कुचलने में मदद मिले। पाकिस्तान की सरकार को इस तरीके के अपने बयानों के माध्यम से चैलेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसी तरीके के जो पोस्टर्स हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के द्वारा लगातार दिखाए जा रहे हैं। लगातार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के नेता इमरान खान हों, शेख रशीद हों या अन्य नेता हों, वो लगातार इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं ताकि पूरी जनता के बीच में अपने आप को विक्टिम के रूप में दिखाया जा सके। और देखिए, इमरान को रोकने के लिए सरकार सिर्फ यही कर रही हो ऐसा नहीं है, ठीक उसी तरह से काम कर रही है जैसे इमरान नवाज के खिलाफ किया करते थे। पहले शहबाज शरीफ की सरकार ने इमरान पर ईश निंदा का मुकदमा दर्ज किया, ब्लास्फेमी, और अब इमरान के खिलाफ कार चोरी का नया मामला आया है। इस कार चोरी की सच्चाई है क्या, इस रिपोर्ट से समझिए। दरअसल पाकिस्तान में इमरान की सरकार जिस तरह गई और बिना किसी चुनाव के पूरी सरकार बदल गई, उससे देश में अस्थिरता बनी हुई है। सेना के इशारे पर चल रही शहबाज सरकार की कोशिश है कि वो इमरान को राजनीति के मैदान से ही बाहर कर दे। इसीलिए पहले उन पर ईश निंदा का आरोप लगा और अब नया आरोप चोरी का। पाकिस्तान के सूचना प्रसारण मंत्री ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि इमरान खान पद छोड़ने के बाद अपनी सरकारी गाड़ी चोरी से लेकर भाग गए हैं। WX5 इसका नाम है, और अगर बॉम्ब प्रूफ और बुलेट प्रूफ और सिक्योरिटी इन्हांसमेंट कर दें तो ये X6 बनती है। ये वो गाड़ी है जो इमरान खान साहब वजीर आजम हाउस से लेकर गए हैं। ईश निंदा के बाद गाड़ी चोरी का आरोप दरअसल इमरान के खिलाफ वो सरकारी साजिश है जिसके तहत उन्हें बदनाम किया जा रहा है, और इसके पीछे एक बड़ा मकसद भी है। ये आरोप लगाया है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान, जो पाकिस्तान की ऑफिशियल BMW कार थी, उसे सत्ता को छोड़ते समय वो अपने साथ लेकर के चले गए हैं, जिसकी की कीमत पाकिस्तानी रुपयों के हिसाब से 60 मिलियन पाकिस्तानी रुपीस तक की हो सकती है। और जाहिर है कि इस तरीके का जो आरोप है वो इमरान खान के ऊपर लगा करके पाकिस्तान की जो सरकार है वो इमरान खान और उनकी पार्टी को भ्रष्ट दिखाने की कोशिश कर रही है। और इसी तरीके के आरोप और प्रत्यारोप का जो दौर है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
और जो सत्ताधारी जिस समय जो पार्टीज हैं उनके बीच में आने वाले समय में और अधिक तेज हो सकता है। वैसे तो पाकिस्तान का ये पुराना सियासी तराना है, लेकिन इमरान इसके कच्चे खिलाड़ी हैं। दरअसल सत्ता में आते ही इमरान खान ने नवाज शरीफ और उनके खानदान के खिलाफ जबरदस्त मुहिम छेड़ दी थी। न सिर्फ उनके खिलाफ अनगिनत मुकदमे दर्ज किए गए, बल्कि चोरी का इल्जाम लगाकर उन्हें बदनाम करने की कोशिश भी की गई थी। अब शहबाज शरीफ इमरान के ही फार्मूले से उन्हीं का शिकार करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ऐसे कैसे पाकिस्तान आगे बढ़ पाएगा? मोदी अब से कुछ देर पहले फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ। पेरिस में होटल के बाहर उनके इंतजार में बड़ी संख्या में हिंदुस्तानी डायस्पोरा यानी भारतीय मौजूद थे। पीएम मोदी ने कुछ पल स्वागत पे खड़े उन भारतीयों के साथ बिताए, उनका हालचाल जाना, साइन करके बच्चों को एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।